दोस्तों, भारत की एक लड़की जो कि नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करती है और उसके बाद में विदेश के अंदर नौकरी करने का वह सपना रखती है। आखिरकार पूरी पढ़ाई होने के बाद वह सपना उसका पूरा भी हो जाता है, लेकिन वहाँ पर एक ऐसी गलती उससे हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उसको मौत की सज़ा सुना देती है। अब उस लड़की के पास केवल एक ही रास्ता बचता है कि वह राष्ट्रपति के पास अपनी दया याचिका लगा सकती है और वह कोशिश ये करती भी है, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाती है। जब भारतीय दूतावास को इस खबर के बारे में पता चलता है तो उस लड़की के परिवार वालों को यह भरोसा दिलाया जाता है कि हम पूरी कोशिश करेंगे उस लड़की को बचाने की। अब जो कहानी का सस्पेंस वह यह है कि कैसे एक पढ़ी लिखी नर्सिंग की हुई लड़की विदेश के अंदर एक मर्डर के अंदर फंस जाती है, जिसकी वजह से उसको मौत की सज़ा हो जाती है। यह सारी कहानी आपको विस्तार से हम बताने वाले हैं। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना है केरल के पलक्कड़ ज़िले के कालेगोड़े की रहने वाली एक नर्स जिसका नाम होता है निमिषा प्रिया। ये बात है सन 2008 की। 2008 के अंदर निमिषा प्रिया अपने नर्सिंग की पढ़ाई करके अपने माता पिता के सहयोग से यमन गई थी। वहाँ पर नौकरी करने के लिए निमिषा का यह सपना था कि वह नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद विदेश में कहीं नौकरी करेगी। यह सपना उसका पूरा हो भी जाता है और वह यमन पहुँच जाती है। यमन पहुँचने के बाद उसने कई हॉस्पिटल्स के अंदर नर्सिंग स्टाफ के तहत काम करना शुरू कर दिया। काफ़ी टाइम तक वह वहाँ पर जॉब करती रही। इसके बाद साल 2011 के अंदर वह वापस अपने देश भारत लौटती है और भारत लौटने के बाद केरल के ही निवासी टॉमी थॉमस से उसकी शादी हो जाती है। इसके बाद कुछ दिनों तक वह अपनी गृहस्थी इंडिया के अंदर ही चलाते हैं, अपना जो वैवाहिक जीवन है वह शुरू करते हैं। इसके बाद अगले साल यानी कि साल 2012 के अंदर दोनों ही पति पत्नी वापस उस कंट्री यानी कि यमन चले जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद यमन की राजधानी सना में निमिषा ने फिर से नर्सिंग का काम शुरू कर दिया, यानी कि फिर से वह जॉब करने लग जाती है। इसी दौरान निमिषा और टॉमी थॉमस के एक बेटे का जन्म होता है। वहीं पर कुछ टाइम बाद उनकी जो आर्थिक स्थिति है वह थोड़ी ख़राब होने लगती है, क्योंकि उस वक्त यमन के अंदर गृह युद्ध शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो निमिषा के पति है वह वहाँ पर बेरोजगार हो जाते हैं। क्योंकि वह पहले सुना जाता है कि वहाँ पर कोई ड्राइवरी का या नौकरी करते थे। गृह युद्ध स्टार्ट होने की वजह से वह जॉब उससे छूट जाती है और हाथ से जॉब निकल जाती है। वह वहाँ पर बेरोजगार हो जाते हैं। तो अपनी जो आर्थिक तंगी की वजह से 2014 में निमिषा के जो पति है अपनी बेटी को लेकर वापस केरला जाते हैं और गृह युद्ध शुरू होने की वजह से वह वापस यमन नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि वीज़ा मिलने पर भी रोक लग गई थी। उस टाइम अब निमिषा यमन में अकेली ही रह जाती है और अपनी जो जॉब है वह आगे कंटिन्यू करती है। अब निमिषा वहाँ पर अपने फ्यूचर के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचने लगती है कि मुझे इस नर्सिंग की नौकरी से मेरा काम चलने वाला नहीं है। तो वह वहाँ पर एक क्लिनिक खोलने की कोशिश करती है। वह चाहती है कि मैं यहाँ पर एक मेरा खुद का क्लिनिक खोलूँ ताकि मेरी जो आर्थिक स्थिति है वह काफ़ी अच्छी हो जाए, यानी कि जो इनकम है वह मेरी थोड़ी बढ़ जाए। लेकिन यमन का जो नियम है वह वहाँ पर यह है कि अगर आप विदेशी हैं और यहाँ यमन के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कुछ भी करना चाहते हैं, व्यवसाय, कोई भी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो उस बिज़नेस के अंदर जो स्थानीय लोग हैं उसकी साझेदारी होना बहुत ज़रूरी है। बिना स्थानीय लोगों के साझेदारी के आप यमन के अंदर कोई भी बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते। इस नियम की मजबूरी के कारण साल 2014 में निमिषा जो है यमन का एक नागरिक होता है जिसका नाम है तलाल आबदा महदी, इस व्यक्ति के संपर्क में आती है और अपना जो फ्यूचर प्लान है क्लिनिक खोलने का वह उसके साथ डिस्कस करती है। महदी निमिषा के साथ ये क्लिनिक खोलने में राज़ी हो जाता है और दोनों मिलकर क्लिनिक की शुरुआत 2015 में कर देते हैं। इसके बाद क्लिनिक खोलने के कुछ समय बाद 2015 में निमिषा 1 महीने के लिए वापस इंडिया यानी कि केरल आती है और निमिषा के साथ में महदी भी आता है।
जब महादी निमिषा के घर आता है तो वह निमिषा की शादी का जो एल्बम होता है वह भी देखता है और इसी दौरान उसने कुछ फ़ोटोज़ अपने पास या तो क्लिक कर लिए या फिर अपने पास, यानी कि एक तरीके से उसकी शादी की जो पिक्चर है वो उसने चुरा ली। निमिषा और टॉमी थॉमस का उसकी पिक्चर वह एक तरह से चुरा लेते हैं और उसके बाद में वह वापस यमन चले जाते हैं। यमन वापस जाने के बाद महादी का जो रवैया होता है निमिषा के प्रति वह बदला हुआ होता है, यानी कि उसके मन में एक तरीके से निमिषा के प्रति धोखाधड़ी का स्वभाव वह उसके साथ अपनाता है, जो कि शादी की जो तस्वीर होती है उसके साथ भी वह छेड़छाड़ करके अपनी फ़ोटो उसमें लगाता है और निमिषा का वहाँ पे पति होने का वो दावा करने लग जाता है। और साथ ही साथ उसने क्लिनिक के जो दस्तावेज़ होते हैं उनके अंदर भी वह हेरा फेरी करने लग जाता है और वह निमिषा को अपनी पत्नी बताकर उसकी जो मासिक इनकम होती है और उसके जो पैसे हैं वो भी लेने लग जाता है। एक तरीके से वहाँ का जो लोकल साझेदार था वह निमिषा के साथ धोखाधड़ी पर उतर आया था। अब थॉमस यह जानता था कि अगर मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ तो निमिषा इसका विरोध करेगी तो या तो क्लिनिक बंद करेगी या फिर यह साझेदारी ख़त्म कर देगी, इसको क्लोज करके मेरे को अलग कर देगी या फिर वापस यह लड़की इंडिया चली जाएगी। तो उसको कंट्रोल में करने के लिए निमिषा प्रिया का जो पासपोर्ट होता है वह महादी अपने पास छिपा लेता है, यानी कि निमिषा यमन को छोड़कर वापस न जा सके। उसने कई बार निमिषा को धमकाया भी। आरोप तो यह भी लगते हैं कि महादी उसके क्लिनिक के सारे पैसे और जो गहने थे वह भी निमिषा से ले लिए थे। निमिषा की जो माँ होती है वह ये आरोप लगाती है कि एक बार निमिषा ने सना पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने उल्टा उसके खिलाफ ही FIR दर्ज कर दी और उसको गिरफ्तार कर लिया और कुछ दिनों के लिए उसको जेल में भी डाल दिया था। अब एक तरीके से निमिषा महादी से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। निमिषा की जो माँ है उसने बताया कि जब निमिषा जेल से छूटी तो उसे एक जेल वार्डन ने बताया कि आप महादी को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दे और अपना पासपोर्ट उससे निकलवा लें। निमिषा जेल वार्डन की बातों में आ जाती है और वह वैसा ही कदम उठा लेती है, मगर जो महादी होता है वह नशे का आदी था। इसलिए जैसे ही एक दिन निमिषा को मौका मिलता है कि आज महादी ने काफ़ी शराब पी रखी है, आज मेरे पास मौका है, जो मेरा पासपोर्ट है वह मुझे मिल जाएगा अगर मैं आज इसको बेहोशी का इंजेक्शन दे दूं। लेकिन जैसे ही निमिषा प्रिया ने महादी को इंजेक्शन लगाया, उस इंजेक्शन का कोई भी असर उस महादी पर नहीं पड़ता है। इसके बाद निमिषा एक और इंजेक्शन उसको लगा देती है। अब यह दूसरा जो इंजेक्शन है यह ओवरडोज हो जाता है और ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब जैसे ही महादी की मौत होती है तो निमिषा यमन से भागने की कोशिश करने लग जाती है। वह अलग अलग तरीके अपनाती है वहाँ से भागने की, लेकिन एक दिन निमिषा प्रिया को यमन से भागने की कोशिश करते समय गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद यमन के अंदर निमिषा के खिलाफ कोर्ट में केस चलता है और 2018 में उसे हत्या का दोषी ठहरा दिया जाता है। कुछ दिनों तक वह जेल में रहती है। 2020 में यमन की राजधानी सना की एक ट्रायल कोर्ट ने उसे मौत की सज़ा सुना दी। इसके बाद केस आगे बढ़ता है और यमन की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने नवंबर 2023 में मौत की सज़ा को बरकरार रख दिया, लेकिन एक ऑप्शन उसने खुला छोड़ दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने, और वह ऑप्शन है ब्लड मनी का। अब यह ब्लड मनी क्या है? यह एक तरीके से जो पीड़ित परिवार होता है उसके परिवार को दिया जाने वाला एक मुआवजा होता है। एक रकम होती है जो पीड़ित परिवार होता है वह यह तय करता है कि हमें इस खून के बदले इतने पैसे चाहिए। तो यह ऑप्शन वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने खुला रख दिया। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ यमन के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन 2023 में उनकी अपील खारिज कर दी गई। अब निमिषा की सज़ा को राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी। जब मौत की सज़ा की खबर निमिषा के परिवार वालों को मिली तो अप्रैल 2023 में निमिषा की मां प्रेम कुमारी यमन पहुंचती है और वहां की जेल में निमिषा से मुलाकात करती है। इस केस के बारे में काफ़ी बातचीत करती है। निमिषा प्रिया जैसे ही अपनी मां को जेल में देखती है तो वह दौड़कर उसको गले लगाती है और फिर मां से बोलती है कि मां मुझे
बचा लीजिए। माँ एक तरीके से निमिषा प्रिया को यह दिलासा देती है कि मैं कोशिश कर रही हूँ और भारत सरकार भी कोशिश कर रही है, हम तेरे को बचा लेंगे। जेल में मिलने के बाद निमिषा प्रिया की माँ प्रेमा कुमारी ने एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में अपनी भावना को बयां करते हुए भारत और यमन सरकार को शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी सरकार की दयालुता के कारण ठीक है। जब वह जेल में गई तो उनकी बेटी उन्हें दूर से ही देखकर दौड़कर आई मेरे पास और गले लगा लिया। दरअसल निमिषा की मां ने दिसंबर 2023 में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर यमन जाने की अनुमति मांगी थी ताकि वह अपनी बेटी की मौत की सज़ा माफ़ करा सके। इसके बाद अनुमति मिलने के कारण ही वह भारत से यमन गई थी और वह अब भी यमन के अंदर ही है और ब्लड मनी के लिए वहां पर बातचीत कर रही है पीड़ित परिवार से। इसी बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने भी मदद का पूरा भरोसा दिलाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह नर्स प्रिया की पूरी मदद करेगा। हमें इस पूरे मामले की जानकारी है। प्रिया का परिवार कई विकल्पों के बारे में विचार कर रहा है। सरकार इस मामले में हर संभव मदद कर रही है, लेकिन यमन की सुप्रीम कोर्ट ने निमिषा प्रिया की मौत की सज़ा 1 महीने के अंदर देने का डेडलाइन दिया है। अब आगे की जो प्रक्रिया है वह है ब्लड मनी, जो अरब कंट्रीज़ होती है, यानी अरब देशों में इस्लामी कानून के मुताबिक पीड़ित और उसका परिवार यह तय करते हैं कि अपराधी को क्या सज़ा दी जाए। मगर हत्या के मामले में पीड़ित परिवार को यह हक होता है कि वह हत्या अभियुक्त को पैसे लेकर माफ़ कर सकते हैं। इस ब्लड मनी को इसको ही ब्लड मनी कहते हैं। यह एक तरीके से मुआवजा ही होता है। इसके लिए कोई रकम फिक्स या फिर तय नहीं होती है। यह पीड़ित और जो अपराधी के परिजनों की सहमति से होता है। तो आगे अब समय ही बताएगा कि पीड़ित परिवार कितना सहयोग करता है और जो मुआवजा होता है वह उन तक पहुंचता है या फिर वह सहमति इसमें देते हैं या मना कर देते हैं। अगर सहमति हो जाती है तो निमिषा प्रिया की मौत की सज़ा निश्चित ही टल जाएगी और अगर पीड़ित परिवार इसके लिए राज़ी नहीं होता है तो फिर आगे का जो प्रक्रिया है वह होना है। तो दोस्तों यह थी स्टोरी। इस स्टोरी को मेरा आपको सुनाने का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है कि आपको हर पल किस तरह से सतर्कता बरतनी चाहिए, चाहे आप देश के अंदर काम कर रहे हैं या फिर आप विदेश के अंदर काम कर रहे हैं। कोई भी गलत काम आप मत कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।